आज स्टार्ट करते हैं हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अगर बेसिकली हम लोग बात करें तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हम क्या बात करने वाले हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है, कैसे कैसे उसमें बॉन्ड बन रहे हैं, बेसिकली बॉन्डिंग की बात होगी। कब बॉन्ड बनेगा, किस तरीके का बनेगा, और उसका वो जो कंपाउंड होगा उसका नेचर पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा, उसमें हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके का होगा, मतलब हम लोग बात करेंगे शेप वगैरह की बात करेंगे, मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा, उसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, और अगर कैसा होगा जैसे हम किसी मॉलिक्यूल में बोलते हैं कि DsP2 D2sp3 या sp3d2 या आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो वो किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, किस किस कंडीशन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, इसकी बात करेंगे हम लोग, है ना। मेजर वे में यहाँ पे 4 ही हाइब्रिडाइजेशन की बात है। आपको कोऑर्डिनेशन नंबर जब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4 तो आपको 2 तरीके के हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेंगे, एक होगा sp3 और एक होगा DsP2। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लेते हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आपको मिलेगा 2 तरीके का हाइब्रिडाइजेशन, एक को बोलते हैं sp3d2, दूसरे को बोलते हैं D2sp3, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बहुत कम है, 1 2 के भी कम है, तो मेजर वे में हम 4 और 6 को ही डिस्कस करने वाले हैं। 1 2 अगर बनेगा तो कैसे बनेगा, 4 बनेगा तो कैसे बने, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड बनेंगे तो कैसे बनेंगे, किस केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, किस केस में D2sp3 होगा, किस कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और किस कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी 2 थ्योरीज हैं इसमें इंपॉर्टेंट, जिसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो आपके आते हैं और हर साल आते हैं, जैसे बोर्ड में भी आते हैं, जेई में भी आते हैं। पहला होगा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला गिवन होगा और आपको बताना है उसमें हाइब्रिडाइजेशन, आपको बताना है उसमें शेप, आपको बताना है कि वो कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अगर वो आउटर है या इनर है, जो भी कॉम्प्लेक्स है, तो आउटर इनर का क्या मीनिंग है। दूसरी चीज, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें, अनपेयर्ड होंगे नहीं होंगे, स्पीसीज वो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा या डायामैग्नेटिक नेचर शो करेगा। जो हाइब्रिडाइजेशन है उस हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग उस मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा, ज्योमेट्री कैसी होगी, ये बातें आज हम लोग मेजर वे में करने वाले हैं। कुछ शेप और ज्योमेट्री के बारे में जो चीजें पता लगी वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से पता लगी। तो पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करेंगे, इसके कुछ पॉइंट्स करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करेंगे। आजकल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से भी क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं, टफ नहीं है, ध्यान से समझना है, आराम से दोनों थ्योरीज हो जाएंगे। मोर और लेस पहले जैसा ही है, जैसा केमिकल बॉन्डिंग में आप बॉन्डिंग पढ़ते हो, लेकिन थोड़ी तो अलग होगी। वहां पे कार्बन के कंपाउंड की बात करते हैं हम लोग, अदर कंपाउंड की बात करते हैं, यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं। तो देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हम बात कर रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक एक पॉइंट लिखेंगे और एक एक पॉइंट को समझेंगे कि क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के एक एक पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट है कि जो सेंट्रल मेटल होती है, सेंट्रल मेटल हैव एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। सेंट्रल मेटल जो होगी उसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं। उन डी ऑर्बिटल्स में क्या करेगा, वो लिगेंड्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन लेगा और बॉन्डिंग होगी।
In these orbitals, electron are given by ligands and coordinate bond will form. ये पॉइंट सबको क्लियर है? ऑनलाइन अभी बता रहे हैं, एग्जाम्पल बता। इसी पॉइंट में एक पॉइंट और नोट करिए, नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल, नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल is equal to coordination number of central metal in particular complex. मान लो कोई कॉम्प्लेक्स बनता है, उसमें सेंट्रल मेटल के पास 5 एम्प्टी ऑर्बिटल हैं, तो इसका मतलब वो 5 एम्प्टी ऑर्बिटल को अगर यूज कर रहा है तो मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 5। अगर वो अपने 4 एम्प्टी ऑर्बिटल को यूज कर रहा है लिगेंड्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन लेने में और बॉन्डिंग कराने में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखिए। ऑनलाइन बच्चों को वॉइस क्लियरिटी है? एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल एस, पी और डी of metal ion get hybridized for bonding। जैसे आपको केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ाया था तो बताया था हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्री बॉन्डिंग प्रोसीजर। बॉन्ड बनने के पहले हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, मतलब बॉन्ड बनने की तैयारी है हाइब्रिडाइजेशन। लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेने हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करना है। जैसे मान लीजिए K4FeCN होल 6 बनना है, तो Cn के 6 Cn आएंगे और वो 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन देंगे। तो 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए पहले से 6 ऑर्बिटल्स तैयार होंगे, 6 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होकर के, जिनकी एनर्जी, जिनका शेप सब कुछ सेम होगा, हाइब्रिडाइज होकर के पहले से तैयारी हो जाएगी सेंट्रल मेटल के पास, और फिर उसमें Cn के इलेक्ट्रॉन जाकर के फिक्स होंगे और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन कैसा प्रोसीजर है? प्री बॉन्डिंग प्रोसीजर। बॉन्डिंग होने के पहले ही हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, मतलब ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो जाती है। हाइब्रिडाइजेशन आपको पता ही है कि मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है। मिक्सिंग क्यों होती है? ताकि जितने ऑर्बिटल्स नए बने जिनको बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना है, उनका शेप, उनकी एनर्जी, ये सब इक्वल हो, सेम शेप सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स प्रोवाइड हो जाए। ठीक है? जैसे हमारे घर पे कोई गेस्ट आने वाला होता है तो पहले से हम कुछ अपने घर को, अपने किचन को, अपनी चीजों को थोड़ा सा मैनेज करते हैं, तरीके से करते हैं, तो तैयारी करते हैं। उसी तरीके से बॉन्डिंग होने से पहले, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने से पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में क्या हो जाता है? हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे कौन कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं? एस, पी, डी। ठीक है? कहीं कहीं पे एस और पी ही पार्टिसिपेट करेंगे, कहीं कहीं पे एस, पी और डी तीनों ही पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर है बात? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दीज ऑर्बिटल्स have directional properties
these orbitals have directional properties. डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज का मतलब समझ रहे हैं कि कोई जो ऑर्बिटल बनेगा उसकी एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन होगा, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी, है ना। ऐसा नहीं कि चार ऑर्बिटल बन गए तो किसी भी ज्योमेट्री में अरेंज हो गए, एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन होगा, उसी डायरेक्शन में ये ऑर्बिटल्स अरेंज होंगे। ठीक, थर्ड पॉइंट नोट करिए, d orbitals participate in hybridization are of either of n minus 1d orbital और nd orbital। n minus 1d समझ रहे हैं, आउटर शेल के जस्ट अंदर वाली जो शेल होगी उसके डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, या जो आउटर शेल है, बाहर वाली शेल है, उसके डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दो केसेस हैं। किसकी प्रॉपर्टी? नहीं, डायरेक्शनल में कि किस ज्योमेट्री में अरेंज होगा, किस तरफ, किस तरीके से अरेंज होगा ज्योमेट्री में। ये जो बात है, डी ऑर्बिटल जो पार्टिसिपेट करेंगे वो कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में दो ही डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, या तो उस सेंट्रल मेटल के आउटर शेल वाले होंगे, सबसे बाहर वाली शेल के, या उसके अंदर वाली शेल के डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। खेल किसका है? डी ऑर्बिटल का। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक के हैं, तो उनकी बात होगी, है ना। अब नोट हो गया मूवी। अगर आउटर शेल का डी है, हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है, मतलब एनडी कर रहा है, आउटर शेल के डी को बोलेंगे एनडी। ये अगर पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, तो जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या नाम देंगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर शेल का डी ऑर्बिटल यूज होगा तो नाम क्या हो जाएगा उस कॉम्प्लेक्स का? आउटर ऑर्बिटल, उसी पॉइंट में। और अगर इनर शेल का डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं n-1d, अगर ये पार्टिसिपेट कर रहा है तो कॉम्प्लेक्स को क्या नाम दोगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये पॉइंट क्लियर है? फोर्थ वाला पूरा सिंपल नाम दिया गया है। अगर आउटर शेल का डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करे तो कॉम्प्लेक्स को नाम दे दो आउटर ऑर्बिटल, और अगर इनर का करे तो इनर ऑर्बिटल।
हो गया ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बॉन्ड किसके किसके बीच में बनेगा? बॉन्ड फॉर्म्ड इज इन बिटवीन, कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है उसमें बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है? इन बिटवीन हाइब्रिडाइज एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल, जो सेंटर में मेटल है उसके हाइब्रिडाइज और एम्प्टी ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज भी होना चाहिए और एम्प्टी होना चाहिए, खाली होना चाहिए सेंट्रल मेटल का, एंड अनहाइब्रिडाइज filled orbital of ligand। लिगेंड का अनहाइब्रिडाइज फील्ड ऑर्बिटल होगा, मतलब लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा, और जो सेंट्रल मेटल का है वो हाइब्रिडाइजेशन होकर के हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा, लेकिन कैसा होगा? एम्प्टी होगा, खाली होगा। उसमें इसके लिगेंड के दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और बॉन्डिंग हो जाएगी। और क्योंकि बॉन्ड बन रहा है किस तरीके का? कोवेलेंट ही है, लेकिन किस तरीके का कोवेलेंट है? इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा और सेंट्रल मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा। फिफ्थ पॉइंट नोट हो गया बच्चों? सिक्स्थ पॉइंट नोट करिए। If complex contain unpaired electron, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कॉम्प्लेक्स में, then it is called paramagnetic। इसको क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक होता है बिहेवियर अगर आप कंपाउंड को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, तो वो मैग्नेटिक फील्ड के से अट्रैक्ट होता है, लेकिन बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होगा, है ना? कैसे ये बिहेवियर क्या है? अट्रैक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड और बहुत स्ट्रांग नहीं होता है, वीक अट्रैक्शन लिख सकते हैं। कोई और वर्ड यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, इसके लिए नाम नहीं याद आ रहा उसका। बहुत स्ट्रांग अगर नहीं होता है अट्रैक्शन फोर्स तो उसको कुछ और नाम ही देते हैं, मैंने वीक लिख दिया। वीक अट्रैक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ उसकी डायरेक्शन में वीकली अट्रैक्ट होगा, है ना? ऐसे बिहेवियर को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर वो कॉम्प्लेक्स शो करेगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है? और अगर कॉम्प्लेक्स में, if complex have no unpaired electron, कोई भी unpaired electron नहीं है, then it is called diamagnetic। तब क्या बोलेंगे इसको? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का क्या मतलब है? यहाँ पे वीक अट्रैक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड में, यहाँ पे वीक रिपल्शन होता है। डायमैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब होता है रिपेल होगा मैग्नेटिक फील्ड से।
इसका मतलब होता है वीक रिपल्शन इन मैग्नेटिक। फिजिक्स में पढ़ोगे इसको तुम लोग डिटेल में, जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे ना, तो डोमेन वगैरह पता नहीं क्या क्या होता है दुनिया में। पढ़ाने वाले क्या चल रहा है फिजिक्स में? आएगा, बहरहाल आएगा। मैग्नेटिक चल रहा है, हाँ हाँ, तो उसमें आएगा। उसमें पढ़ोगे आप पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, एंटी फेरो, फेरी। जी, चुप रहो तुम, फालतू की बातें ना करो। नोट हो गया बच्चे? ऑनलाइन अभी क्या ये सारे पॉइंट्स नोट करा रही हो, फिर सारे पॉइंट्स को एक एक दो दो एग्जांपल लेके अपन करेंगे तो सारे पॉइंट और क्लियर हो। पॉइंट नंबर 7, इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर है n, तो आप मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो कॉम्प्लेक्स का। मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को। क्या आवाज कर, रूट ऑफ n+2। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? रूट ऑफ n+2। n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यूनिट होती है bm, बोर मैग्नेट्रॉन। यूनिट क्या है? बोर मैग्नेट्रॉन, bm। अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ, लास्ट पॉइंट है, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अभी आपको स्ट्रॉन्ग वीक ये सब कुछ बताया नहीं है, बस पॉइंट नोट कर लो, फिर समझाते हैं स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वीक कौन सा है। अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, पेयरिंग occurs in complex। अगर आपने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले लिया, दो तरीके के लिगेंड की अभी बात करेंगे अभी हम लोग, एक को स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, एक को वीक बोलते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर लोगे तो वो क्या करवा देगा? पेयरिंग करवा देगा। क्या आ गया मैग्नेटिक मोमेंट? 7 करोड़, हाँ ठीक है। तो अच्छा, आप ये कह रहे हो कि उसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत तगड़ा हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी प्रॉपर्टी है? वेक्टर प्रॉपर्टी है? वेक्टर है कि स्केलर है? हाँ, वेक्टर होगी तो उसके मैग्नेट वो होने लगेगा उसके हिसाब से, मैग्नेट छोटे उसकी तरह काम करने लगेगा, वो बड़े सिस्टम की तरह, आई थिंक सो, मेरे ख्याल से। ठीक है, नेक्स्ट लिख लो ड्रॉबैक्स ऑफ दिस थ्योरी। 3 पॉइंट है, ये लिखिए, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करें। ड्रॉबैक्स ऑफ कौन सी थ्योरी थी? हाँ, ड्रॉबैक्स है, हाँ बन सकता है, रीजन असर्शन काइंड ऑफ। कौन सा पॉइंट ऐसा है जो मतलब नहीं है ऐसा?
क्या बताया, क्या नहीं बता पाई थ्योरी? तीन ही पॉइंट है. इट डिस्क्राइब्स बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. इट डिस्क्राइब्स bonding in coordination compound qualitatively. मतलब बस बता दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, ये चीज बता दी, बहुत ज्यादा उनकी बॉन्डिंग के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए थे. बस बता दिया कि हाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है ऐसे ऐसे, बहुत सारी चीजों का आंसर नहीं दे पाए थे. सेकेंड पॉइंट है, it does not offers any knowledge about optical absorption spectra of complex. कौन सा कॉम्प्लेक्स किस तरीके का एब्जॉर्प्शन करेगा, किस तरीके का स्पेक्ट्रम वगैरह शो करेगा, इसके बारे में कुछ बात ये नहीं करता. तीसरा पॉइंट है, it does not describe magnetic property of compound, property of complex in detail. बता दिया पैरा डाया, बहुत ज्यादा डिटेल में इसकी बात नहीं करी थी. चलो अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की. स्टार्ट करते हैं इस थ्योरी का. क्या कर रहे हैं अब हम लोग? एक्सप्लेनेशन, मतलब एग्जांपल वगैरह लेकर के. एनसीईआरटी है किसी के पास? एनसीईआरटी लाए. सबसे पहले हाँ बोलो. किसका स्टेटमेंट? हाँ, एक्सप्लेनेशन एग्जांपल से समझेंगे कैसे हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, क्या हो रहा है. उसके पहले एक चीज समझ लो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और दूसरा है आपका वीक फील्ड लिगेंड. कैसे पहचानोगे कौन से लिगेंड को स्ट्रॉन्ग फील्ड बोल रहे हो और कौन से लिगेंड को वीक फील्ड बोल रहे हो, है ना? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रॉपर्टी क्या होगी कि ये पेयरिंग करवा देगा. पेयरिंग करवाएगा स्ट्रॉन्ग. और वीक वाला क्या होगा? पेयरिंग नॉट डन बाय दिस. ये पेयरिंग नहीं करवाएगा, सिस्टम में पेयरिंग नहीं करवाएगा. स्ट्रॉन्ग फील्ड आप पहचानोगे कैसे? जहां पे डोनर एटम C और N हो,
जिस लिगेंड में डोनर एटम C और N हो वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड। जैसे तुम्हारा हमने पढ़ा था Cn माइनस, जैसे हमने पढ़ा था NH3, ये कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड। और जहां पे हम बात करें डोनर एटम ऑक्सीजन हो या हेलोजन हो तो वो कैसा होगा, वीक फील्ड। जैसे H2O की बात कर लो तो H2O में ऑक्सीजन डोनर होता है ना, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। हेलोजन Cl माइनस, F माइनस, Br माइनस, I माइनस, इनकी बात कर लो। इतनी मोटी मोटी बात याद रखेंगे। ठीक है। हेलोजन या ऑक्सीजन दो है ना, O कॉमा क्या, दोनों क्या, डोनर एटम अगर दोनों हो गए तो उसको याद ही रखना पड़ेगा। बड़े बड़े इन जनरली इसमें बड़े बड़े नहीं देते, छोटे छोटे वाले जो हम पढ़ रहे हैं, जो एग्जांपल्स में हम लेंगे वही आते हैं। नहीं, ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड बताया ना। हाँ, इसमें कोई पॉइंट नहीं है। हाँ, पानी में पेड इलेक्ट्रॉन है, बताओ। अब देखो, जैसे मान लो कॉम्प्लेक्स है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर है 2, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 होगा तो इसके हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में, sp। और शेप कैसा आता है यहाँ पे, लीनियर। शेप कैसा आएगा, लीनियर। अब मान लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर है 3 तो हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं इस केस में sp2, है ना। शेप होगा, ये केमिकल बॉन्डिंग में भी हम पढ़ चुके हैं, ट्राइगोनल प्लेन। ये सब कॉम्प्लेक्स में आएंगे नहीं, साथ साथ में बात कर रहे हैं, लेकिन इन जनरली 2 वाला तो आएगा भी, 3 वाला तो नहीं आएगा। अगर मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 4 तो 4 में आपको 2 हाइब्रिडाइजेशन मिलेंगे, एक होगा sp3 और एक होगा dsp2। एक होगा sp3 और एक होगा dsp2। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। शेप वगैरह कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। ऑनलाइन बच्चों क्लियर हो रही हैं चीजें, धीरे धीरे बता रही हूँ। बॉन्डिंग में ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी आपने पढ़ी हैं। जब dsp2 हो जाता है तो ज्योमेट्री बनती है स्क्वायर प्लेनर। कौन सी ज्योमेट्री बनेगी, स्क्वायर प्लेनर। शेप आपका हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 केस हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के केसेस कॉम्प्लेक्सेस में हमारे सिलेबस में नहीं है, कुछ पाए जाते हैं लेकिन हमारे कोई सिलेबस में है नहीं। तो अब सीधे हम आ जाते हैं किस पे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अगर 6 है तो 2 तरीके का हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा। एक को बोलोगे sp3d2, एक को बोलोगे d2sp3। एक है sp3d2 और दूसरा है d2sp3। अभी एक एक करके ये इनकी बात होगी कि कैसे कैसे बन रहे हैं।
sp3d2 और d2sp3 दोनों के दोनों में जो शेप आता है वो आता है ऑक्टाहेड्रल। दोनों में शेप कैसा आएगा? ऑक्टाहेड्रल। फाइव के नहीं है अपने सिलेबस, पढ़ना ही नहीं है मतलब। वन का कैसे लोगे? वन का बनेगा ही नहीं ना, टू का ही तो बन सकता। होल्ड, शोर नहीं। अभी आ रही है? हमको पढ़ने कौन से हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 वाले। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का। एग्जाम्पल लेते हैं। पहले हम लोग करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाली। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाली यानी कि मोनोडेंटेट लिगेंड कितना लगा होगा? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब यही है ना, अगर मोनोडेंटेट लिगेंड की बात कर रहे हो तो कितने होंगे मोनोडेंटेट लिगेंड? 6। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कॉम्प्लेक्स बन रहा है आपका CO NH3 होल 6, ऊपर है आपका पॉजिटिव 3। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बनना है। अब कोई भी नोट नहीं करेगा, ध्यान से पहले देखेंगे कैसे हाइब्रिडाइजेशन मैं समझा रही हूँ, इसमें किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन है, कौन सा है। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होना है तो अगर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो क्या आ जाएगी? X मानोगे अगर तो कितनी आ जाएगी ऑक्सीडेशन नंबर? प्लस का 3, यानी कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज है? +3। ठीक, सबसे पहले क्या करें? कोबाल्ट का लिखते हैं। कोबाल्ट होता है 27 का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। सेंट्रल मेटल है 3d7 हो जाएगा 27 का 3d7। अब मैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट +3 है तो +3 का बनाते हैं, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन और यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो बनेगा क्या आप कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 0 हो गया 3d6 बन गया।
यहां तक बात सबको क्लियर है? कॉन्फ़िगरेशन में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? 4s 0 हो गया और 3d 6 हो गया, है ना? अब इस कॉन्फ़िगरेशन से हमें लेना देना, आगे की बात कहां से बढ़ेगी? कॉन्फ़िगरेशन से। मोनोडेंटेट लिगेंड NH3 जो लगने हैं वो कितने लगने हैं? 6 लगने हैं। मोनोडेंटेट लिगेंड कितने यूज होने हैं? 6 अगर मोनोडेंटेट लिगेंड यूज होने हैं तो इसका मतलब ये है कि 6 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, 6 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल चाहिए हमको, किसमें? कोबाल्ट में। कोबाल्ट सेंट्रल मेटल है, लिगेंड है NH3, NH3 अपने 6 NH3 मॉलिक्यूल 6 लोन पेयर अपने देगा। तो उसके लिए यहाँ पे कोबाल्ट में क्या चलेगी? तैयारी, हाइब्रिडाइजेशन होगा। कैसे? देखिए, कोबाल्ट +3 के आउटर शेल का कॉन्फ़िगरेशन आ गया 3d6 4s0। क्या आ गया? 3d6 4s0 आ गया। फोर पी भी होगा, है ना? 4p होगा, 4p खाली पड़ा होगा। 4s है, 4p है, खाली पड़ा हुआ। 3d में कितने हैं? 6 है। क्लियर है बात? अब क्योंकि लिगेंड जो अटैक करने आया है कोबाल्ट +3 पे, वो आया है अमोनिया, और अमोनिया में नाइट्रोजन होता है डोनर, इसका मतलब अमोनिया हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अभी अभी मैंने आपको बताया क्या करवा सकता है? पेयरिंग। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करवा सकता है? पेयरिंग। तो अमोनिया कैसा लिगेंड है? SFL बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अमोनिया आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये जो D6 कॉन्फ़िगरेशन है इसमें ये करवा देगा पेयरिंग। पेयरिंग का मतलब यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, मतलब अब कॉन्फ़िगरेशन अमोनिया की वजह से क्या बन जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 के 6 किस में आ जाएंगे? पेयर्स। देख पा रहे हैं? SFL मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, शॉर्ट में लिखते हैं SFL, WFL SFL। ठीक है? तो यहां पे हो गई क्या आपकी? पेयरिंग। अब ये था 3D, यहाँ पे 4s पड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है आपका? 4p खाली पड़ा हुआ है। अब क्या होगा? आपको 6 एम्प्टी चाहिए, तो 6 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। 6 कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन करेंगे? 2 तो ये खाली D के, एक ये वाला, 3 और 3 ये वाला। देख पा रहे हैं? 2 D के, एक ये वाला और 3 ये वाले। यहां तक की बात सबको क्लियर है? हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन जाएगा? 3D के 2 ऑर्बिटल, 4s का 1 ऑर्बिटल और 4p के 3 ऑर्बिटल। टोटल कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं? 6। तो नए कितने ऑर्बिटल बन जाएंगे? 6 बन जाएंगे। वो 6 के 6 का नाम क्या होगा? देखो नाम कैसे देते हैं। अंदर वाला ऑर्बिटल है ये 3D है, ये 4th शेल है, ये क्या है? 3D। अंदर वाले का D ऑर्बिटल यूज हो रहा है, तो पहले D आया तो नाम होगा D2sp3। हाइब्रिडाइजेशन का क्या नाम आया? D2sp3। 6 न्यू एम्प्टी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गए, कौन से? D2sp3। कौन से बन गए? D2sp3। यहां तक कोई बात, किसी चीज में दिक्कत? NH3SFL है, हाँ, तो ये पेयरिंग करवा देगा। ये जो D के 6 थे ना, इसमें करवा दिया पेयरिंग।
जैसे ही पेयरिंग हो गई तो यहाँ के 2 d ऑर्बिटल फ्री मिल गए, तो ये हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, 2d के 1s का 3p का। तो हाइब्रिडाइजेशन का नाम भी इसी के अकॉर्डिंग देंगे, पहले d तो d2sp3, 6 नए ऑर्बिटल बन जाएंगे, उनका नाम क्या होगा, d2sp3। 6 के 6 ऑर्बिटल में अब आपका ये 6 नए ऑर्बिटल बन गए। इन 6 नए ऑर्बिटल में जो 6 न्यू ऑर्बिटल बनेंगे हमारे पास, 6 बन गए, 6 न्यू बन गए सेंट्रल मेटल के, सीएम के। इनका नाम क्या है, D2sp3, सबका नाम यही है D2sp। अब ये जो D2sp3 बने हैं, इसमें क्या होगा, बॉन्डिंग होनी है ना। तो अब क्या होगा, Cn माइनस लोन पेयर लेकर के आएगा और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। ये इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ये सारे किसके इलेक्ट्रॉन हैं, 6Cn माइनस। क्लियरिटी है, यहां तक बात क्लियर है बच्चों, बोलें। सिक्स पेयर हुए थे, ये पेयर हो गए थे, ये खाली मिला था, अब इसका खाता खत्म, इससे मतलब ही नहीं है। अब ये खाली मिले, इन्होंने मिक्सिंग करी, हाइब्रिडाइजेशन किया, 6 नए खाली ऑर्बिटल्स बनाए, उसमें Cn के 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक एक Cn के चले जाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सॉरी अमोनिया है तो यहाँ पे Cn के नहीं आएंगे, हमने अमोनिया लिया था, मैंने Cn लिख दिया, अमोनिया के आ जाएंगे, है ना, Cn के नहीं। क्या ये सारे खाली जो थे उन्होंने मिक्सिंग करी, और मिक्सिंग करने के बाद नए ऑर्बिटल बनाए, उनमें इलेक्ट्रॉन तो था नहीं, तो खाली थे, है ना। अब उसमें इलेक्ट्रॉन किसका आएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, एक एटम इलेक्ट्रॉन लेता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन देता है। अमोनिया का नाइट्रोजन जो होगा वो क्या करेगा, अमोनिया का नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा, 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देंगे, और फिर उसके बाद क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर है बात, क्या, हाँ NH3 की वजह से हुआ, बॉन्ड बनाने हैं ना, बॉन्डिंग के पहले तैयारी नहीं होगी, बॉन्डिंग अगर करनी है तो बॉन्डिंग अगर करनी है तो अमोनिया आया, अमोनिया को मैंने क्या बोला, स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड आते ही क्या करेगा, सेंट्रल मेटल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको क्या करेगा, उसका काम क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर कराना। ये तो पेयर पड़ा हुआ था, इसकी पेयरिंग करा दी इसने तुरंत, जैसे ही पेयरिंग कराई यहाँ पे 2 खाली मिल गए, तो ये बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट। हेलोजन होता तो दूसरा केस बनता, बताते, हाँ तो दूसरा केस बनता ना, बताते हैं एक एक करके, 1 बाय 1। अब देखो, यहां से हमको ये पता लगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब आया तो यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है इस समय आपको, जब पेयरिंग हो गई उसके बाद कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं है, तो इस कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या मिला आपको, कि हाइब्रिडाइजेशन क्या निकाला हमने इस कॉम्प्लेक्स में, क्वेश्चन वाइज चलते हैं ना कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन हमने निकाला क्या, D2sp3 में शेप होता है ऑक्टाहेड्रल, ये हमने याद कर लिया है, तो हमने लिख दिया शेप हो गया ऑक्टाहेड्रल, ठीक। ये जब पेयरिंग हो गई थी तो हमने देखा कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है। जब सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो कॉम्प्लेक्स होगा डाया मैग्नेटिक, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देन कॉम्प्लेक्स को क्या बोलोगे, इस कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा हो गया, डाया
मैग्नेटिक। ठीक है। एक और क्वेश्चन होता है इसमें कि जो आपका कॉम्प्लेक्स बना है, शेप, हाइब्रिडाइजेशन, ये सब आपने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कॉम्प्लेक्स इज आउटर ऑर्बिटल और इनर ऑर्बिटल। तो आउटर और इनर में आपको सीधे सीधे देखना है कि डी ऑर्बिटल किसका यूज हो रहा है, 3D का हो रहा है या 4D का हो रहा है, अंदर वाले शेल का हो रहा है या बाहर वाले। अगर अंदर वाले का होगा तो इनर ऑर्बिटल, अगर बाहर वाले का होगा तो आउटर ऑर्बिटल। तो यहाँ पे हमने देखा डी किसका यूज हो रहा था, 3D का, यानी इनर शेल का यूज हो रहा है। तो यानी कि इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ आपका, बिकॉज d orbital of n-1 shell is participating in hybridization, so it is inner orbital complex। ठीक है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को एक और नाम दिया जाता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं या बहुत कम होते हैं तो ऐसे को हम बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो क्योंकि यहाँ पे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। नहीं नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बेसिस से बोल रहे हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो लो स्पिन बोल दीजिए, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हाई स्पिन। किसी में मान लो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है और किसी में हो गया आपके 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वो वाले को आप 5 वाले को क्या बोल दोगे कंपैरेटिव वे में, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और एक जिसमें अनपेयर्ड होगा उसको क्या बोल दोगे, लो स्पिन। पहले ये एग्जांपल नोट कर लो, फिर सेकंड पे हाई स्पिन। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल हो गई ना, पहले ही बता दो, ज्योमेट्री ऐसे बनेगी ना। कोबाल्ट +3 को बीच में कर दो, है ना। और क्या था, कोबाल्ट के साथ अमोनिया लगाया था ना, 4 तो प्लेन में अमोनिया लग जाएंगे। हाँ, ऑक्टाहेड्रल जैसे बनते हैं। एक ऊपर नीचे, ये तो एक प्लेन में होंगे, ये ऊपर नीचे होंगे ऐसे। अरे ये तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। हाँ, नहीं नहीं, अभी इसकी बात करो। हाँ, एन दे रहा है ना इसलिए लिखा है, सही यही है। अब लिख दो, वैसे तो अलग बात है, अमोनिया ही दे रहा है ना। चलिए ये एग्जांपल नोट कर डालिए, कहाँ से नोट करना है आपने, कहाँ से, यहाँ से नोट कर लीजिए, फिर 2-3 एग्जांपल और बताओ। ये स्लाइड हो जाए तो बोल दीजिएगा ऑनलाइन बच्चे।
ऑनलाइन वालों को बात क्लियर हो रही है? स्लाइड होती जाए, बोलते जाइए। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख जाएंगे तो बाकी सारी चीजें आ जाएंगी आपको। ये वाला ही था क्या? ये वाला नहीं किया ना? हो गई स्लाइड ये वाली? ऑनलाइन जनता जनार्दन, अंशराज, आवाज नहीं आ रही आपकी आज? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस मैम, क्लियर। जल्दी जल्दी करो, क्या कर रहे हो? स्पीड में लिखो एकदम धनाधन। हो गया? हो गया? नॉन नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हमने लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नाम दिया है ना। इसको एक और नाम बोल सकते हैं, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या थे? पेयर्ड थे, तो इसलिए नाम स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते। आपको केवल फॉर्मूला देगा और ये सारी इंफॉर्मेशन में से कुछ भी आपको पूछा जा सकता है, किसी से भी रिलेटेड स्टेटमेंट बना सकते हैं। हम्म। आप कभी
मैं क्यों जाऊं? इररिलेवेंट बातें क्यों कर रहा हूँ? कोई काम धाम नहीं है आपके पास? इररिलेवेंट बातें कर रहे हैं। ये स्लाइड हो गई, शांति बनाए रखें एकदम। फिर डी, फिर ऑर्गेनिक कराएंगे, फिर डीएफ, इसके बाद ऑर्गेनिक का एक चैप्टर होगा, आफ्टर दैट फिर डीएनएफ होगा। हाँ, अल्कोहल फिनॉल ईथर, फिर डीएनएफ होगा। हाँ, अल्कोहल फिनॉल ईथर किसने बोला आसान है? अल्कोहल फिनॉल ईथर इजी, उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन आएगा, थोड़ा टफ हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, टफ तो पढ़ लिया तूने, स्कूल में चल रहा है। हो गया। मैं क्या करूं? ये बनाओ जल्दी से कॉम्प्लेक्स। मैं आजकल पढ़ने लगा हूँ, वेरी गुड। वंश चंदेल पढ़ने लगे हैं तो फिर दुनिया तो इधर उधर हो गई। होए बच्चों, हो गया ये आशय, आशय हो गया बच्चे? कात्यायनी हो गया? हाँ, चलिए नेक्स्ट कंपाउंड करें। अब देखो, इसी कॉम्प्लेक्स में, मतलब इसी में नहीं, दूसरा कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं। मान लीजिए हमने दूसरा कॉम्प्लेक्स लिया, CO F6-3 चार्ज, ठीक है। अब इसमें निकालेंगे हाइब्रिड, सारी इंफॉर्मेशन वही निकालना। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर पहले निकाल लें, +3 आ गया, कॉन्फ़िगरेशन लिख दें +3 का, आउटर लिख रहे हैं केवल, बाहर वाला है ना, बाहर वाला क्या होगा, 3D6 4S0 4P0, ठीक है। 6 लिगेंड लगने मोनोडेंटेट, इसका मतलब होना तो या तो sp3d2 होगा या d2sp3 होगा। फॉर्मूला देख के ही हम पहचान गए कि 6 लिगेंड लगाने हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, तो हमें पता तो है कि या तो sp3d2 आएगा या d2sp3 आएगा। देखते हैं क्या होता है। ये रहा अपना ऑर्बिटल डायग्राम D6 के लिए। किसी को कहीं किसी स्टेप में दिक्कत हो तो बोल देना, है ना। F- जो लिगेंड है, ये है वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड का मतलब है कि ये कोई पेयरिंग वेयरिंग नहीं करवा पाएगा। पेयरिंग नहीं करवा सकता ये, तो पेयरिंग नहीं करवाएगा तो यहाँ पे तो कोई ऑप्शन डी पे मिलेगा नहीं, 3D पे। क्या कहते हो बच्चों? जब 3D पे कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो अब अगर 6 ऑर्बिटल इसको चाहिए तो 4s ये, 4p ये, और जो 4d खाली बैठा हुआ होगा, खाली एम्प्टी, उसको ये यूज करेगा। 6 चाहिए इसको, तो
एक इसको लेगा 4s को, 3 p के हो गए और 2 d के ले लेगा, 4d के। इनको यूज करेगा हाइब्रिडाइजेशन में। क्लियर है बात? ऑनलाइन? तो अब की बात, यहां पे कोई पेयरिंग हुई नहीं, पेयरिंग हुई नहीं तो खाली मिले नहीं। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे किसके बीच में हो रहा है? एम्प्टी के बीच में हो रहा है। तो ये पेयरिंग नहीं हुई तो ये खाली नहीं मिले, तो इनको छोड़ना पड़ेगा। मतलब ये ऐसे कैसे पड़े रहेंगे? ये 4s, ये 4p के 3 चाहिए, इसको 6 f माइनस से बॉन्डिंग करनी है। तो 1 2 3 4 तो ये हो गए और 2 इसके हो गए। तो हाइब्रिडाइजेशन इसी सीक्वेंस में लिखते हैं हम लोग। तो sp3d2। क्लियर है बात? 6 नए ऑर्बिटल बनेंगे जो खाली होंगे, जिनका नाम होगा sp3d2। क्लियर है बात बच्चों? तो हाइब्रिडाइजेशन आपको पता चल गया, sp3d2। कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा? मतलब ज्योमेट्री या शेप? ज्योमेट्री या शेप हो जाएगी आपकी कैसी? ऑक्टाहेड्रल पहले से बता रखा है, ठीक है। फिर बाकी और क्या चीजें लिखी थी हमने? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। तो स्पीसीज कैसी होगी? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज हो गई। जो डी ऑर्बिटल यूज हुआ वो आउटर शेल का हुआ है, 4d यूज हुआ है। तो कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। डी ऑर्बिटल कहाँ का यूज हुआ है? आउटर शेल का। तो कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होगा? आउटर ऑर्बिटल। कोई दिक्कत? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए बोलेंगे हाई स्पिन। वहां पे बोला था स्पिन पेयर्ड, यहां पे बोलेंगे स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। कोई दिक्कत हो तो बोलिए। यहां तक की बातें क्लियर हैं? नोट हो गया सबका ऑनलाइन? भूवी, आज वेरोनिका नहीं आई है। चलो, FeCN होल 6 कॉम्प्लेक्स है। अब आप करके दिखाएंगे ना, एक आप करके दिखा दीजिए। FeCN होल 6 -4। आप ये करके दिखाइए सारे आंसर्स। किसका? उसी से तो सारी चीजें हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाए, तभी तो पता लगा आपको कोबाल्ट पे कौन सा चार्ज है। इसीलिए पहले ऑक्सीडेशन नंबर
निकालें। जल्दी से निकालो, फिर कल की क्लास में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 सिखाएंगे, इसके PYQ कराएंगे। Fe का एटॉमिक नंबर से क्या मतलब है? अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। 26 जल्दी से करके दिखा दें फटाफट, तो आपकी क्लास ऑफ की जाए। सब लोग कोशिश करें। जो प्रोसेस बताया उसी से करिए आराम से। CN पेयरिंग करा देगा। सब कुछ जो पॉइंट्स बताएं, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, जल्दी से बताओ आंसर। मूवी आ गया, कात्यायनी, अंशराज, अनिष्का, D2SP3 आ रहा है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आना चाहिए, D2SP3 आना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल आना चाहिए, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स आना चाहिए आंसर, डायामैग्नेटिक आना चाहिए। कर लेंगे क्या? एकदम वो जो पहला केस कराया था सेम टू सेम वही है ना? अब कल की क्लास में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 करवाएंगे और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के PYQ करवाएंगे। चलिए, आज की क्लास होती है आपकी ऑफ।